हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने ना क्लास वन में बेसिक चीज़ हमने सारा कवर कर लिया था। यूनिट वन प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री का। ठीक है। आज हम यूनिट वन स्टार्ट करेंगे एंशियंट सिविलाइजेशन का। और जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लास ये जो है ना कंटिन्यू रहेगा। आपका क्लास वन क्लास टू सारे सिलेबस के पार्ट इसमें आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस में आने वाली एग्ज़ाम जितने भी होती हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, उसका आपका यहाँ पे कंटेंट है। ठीक है। तो आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आप लोग को ये जानकारी ज़रूर होगी कि 4 पेपर होती हैं हिस्ट्री में। ठीक है। एमए हिस्ट्री में उसमें से आपका चारों पेपर में 100-100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 30 मार्क्स का आपका जो है मिड आती हैं और 70 मार्क्स का आपका इंड सेम में आती है। उसमें से सेमेस्टर 1 में अगर देखें तो टोटल आपका 100 मार्क्स की आती हैं। उसमें से आपकी जो है वो सिलेबस ये है पूरा सेमेस्टर 1 का। तो हमने यूनिट 1 को पूरी तरह से कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका यूनिट 1 पूरा कवर करेंगे, एंशिएंट सिविलाइजेशन का, मतलब कोर कोर्स पेपर 2 का। ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर क्लास के बीच में आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7371975393। इस पे आप व्हाट्सअप करना, मैं यहाँ से आपको लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है। ये वीडियो पूरी तरह से फ्री होंगे आप लोगों के लिए, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होंगे। ठीक है। वीडियो पूरी फ्री रहेंगी। आप लोग को बस एक काम करनी है यार, वीडियो अगर पसंद आएगी लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। और जब वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और लोगों के साथ शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड में। ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बता दूं कि एग्जाम जब आपकी होंगी, चाहे इन सेम का हो चाहे मिड सेम का, एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा, जिस वीडियो में आप लोग को वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आप लोग के लिए मिलेगी, अप्रोच बताऊंगा। और ये सीरीज आपका क्लास जो कंप्लीट पूरा कराई जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे मरवाड़ी कॉलेज हो, चाहे डोरंडा हो, चाहे कोई अन्य कॉलेजेस क्यों ना हो, सिलेबस के पार्ट है। तो कंटेंट आपका यहीं से आएगी। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट यही रहेगा। और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं वादा करता हूँ, प्लीज आप इसको जरूर देखना, यहीं से होंगे। और हाँ, परीक्षा में बैठने से पहले वीडियो को देखना ही देखना। ठीक है। ये सेमेस्टर 1 की क्लास है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ना यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था, कंप्लीट हो गई थी यूनिट 1। अब मुझे स्टार्ट करनी थी, हाँ, यहाँ से। ठीक है। यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का। तो पहला आता है एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ये बेसिक ओवरव्यू जान लीजिए मेसोपोटामिया के बारे में। तो मेसोपोटामिया, जिसे आजकल अगर देखा जाए तो इराक का कुछ हिस्सा कहा जाता है, एक प्राचीन क्षेत्र था जो इतिहास में बहुत सी प्रमुख सभ्यताओं का गहरा प्रभाव डालता है। इस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यताओं में से कुछ उच्चतम कोटि के हैं और इसे मध्य पुरानीय सिविलीकरण की जननी माना जाता है। जिसमें से कुछ अगर प्रमुख देखें तो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानकारी है, जैसे सुमेरियन सभ्यता। मैं सारी चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। और मैं बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगी, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है। जिसे हिंदी में चाहिए वो हिंदी में कंटेंट लेंगे, जिसे इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में लेंगे। ठीक है। तो सुमेरियन सभ्यता, जो कि लगभग 4500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच की थी। बाबिलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, न्यू बाबिलोनियन सभ्यता। न्यू बेबीलोनियन सभ्यता जो आपका था वो 626 से लेकर के 539 ईसा पूर्व के बीच था। मैं इसका भी जिक्र करूंगा इसी क्लास में। तो मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं जल, खाद्य संसाधन, वाणिज्य और कला में उन्नति की थी, और इसने इसने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ठीक है। तो ये हमारा जो है इंग्लिश कंटेंट है, जहां पे बताया गया है कि मेसोपोटामिया ऑफन रेफर्ड टू एज द cradle of civilization, was home to several ancient civilizations that emerged in the fertile region between the Tigris and Euphrates rivers. And this civilization play a foundational role in shaping human history. And here are key ancient civilizations of Mesopotamia, like Sumerian civilization, Akkadian Empire, Babylonian Empire, Assyrian Empire, New Babylonian Empire, and Persian as well. So let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन का समाज और उसके अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करेंगे।
तो सुमेरियन सभ्यता ने प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका समाज और आर्थिक संरचना उत्कृष्ट था। यह सभ्यता सुमेर क्षेत्र में स्थित थी, जो आजकल इराक का एक हिस्सा है। यहाँ सुमेरियन सभ्यता के समाज और आर्थिक पहलुओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कि सुमेरियन समाज की बात करें। सबसे पहले हम सुमेरियन समाज जानेंगे, फिर जानेंगे इसके आर्थिक स्थितियों के बारे में। तो सुमेरियन समाज की पहली बात करें तो 4 वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। सुमेर में एक विकसित 4 वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, राजा और सामान्य जनता शामिल थी। 4 वर्णों के बीच एक स्थिति की बाधा थी, लेकिन यह व्यवस्था बाद में भारतीय वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। मतलब इसकी सुमेरियन सभ्यता जो है, वो हमारे जो भारत की जो वर्ण व्यवस्था है 4 वर्ण वाली है, उस दोनों अलग-अलग है। इन दोनों में कोई भी समानता नहीं है। दूसरा है पुरुष और महिला की भागीदारी अगर देखें समाज में, तो सुमेरियन समाज में पुरुष और महिला दोनों ही सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भागीदार थे। महिलाएं घरों के काम के अलावा व्यापार, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल थी। वहीं यदि इसकी गणराज्य और नगर संरचना की बात करें, तो नगर संरचना को प्रमोट करता था हमारा सुमेरियन, जिसमें शहरों के एक समय समूह द्वारा नेतृत्व किया जाता था और शहरों में समुद्री मतलब कि शहरों में समृद्धि और व्यापार के लिए उत्कृष्ट आधारभूत संरचना थी इस सुमेरियन समाज की। वहीं यदि सुमेरियन की आर्थिक स्थिति देखें, तो सबसे पहला आता है कृषि और व्यापार। सुमेरियन समाज का अधिकांश हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के द्वारा सिंचाई के लिए खोदे गए क्यारियां क्यारियां मतलब खेत के बीच एक लाइन होता है करता है था। इससे 3 धान की खेती होती थी। इससे 3 धान की खेती मतलब कि धान की खेती होती थी, जो आर्थिक उन्नति में मदद करती थी, मतलब कि एग्रीकल्चर सिस्टम की बात हो रहा है यहाँ पे। और व्यापार भी सुमेरियन समाज में महत्वपूर्ण था और वे दूरस्थ मतलब कि दूर बाजारों से सामान और सेवाएं आयात करते थे। कृषि उत्पादों की विनिर्माण और वितरण की बात करें, तो सुमेरियन समाज ने उत्कृष्ट कृषि उत्पादों की बड़ी मात्रा में विनिर्माण किया और इसे विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता था। और इसकी व्यापारिक गतिविधियां अगर देखें, तो सुमेरियन समाज ने व्यापार के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात किया करते थे, जिससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हुए। और इन सभी पहलुओं के साथ सुमेरियन समाज ने अपने समय के सबसे प्रबल सभ्यताओं में से एक की रूपरेखा थी। इनके सांस्कृतिक और आर्थिक योजनाएं उन्नति और सामरिक सामरिक सुरक्षा की दिशा में था, जिससे यह बनी रही और अपनी समृद्धि को बनाए रखने में भी मदद की। सो ये आपका क्या है, इंग्लिश में कंटेंट है। पहला आपका सिटी स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, नेक्स्ट आपका सोशल क्लासेस, फिर रोल ऑफ वुमेन एंड एजुकेशनल एंड राइटिंग। बीच में आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं। और हाँ यार, वीडियो अगर पसंद आए ना, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक तो करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले इन फ्यूचर ना मैं आप लोग के लिए रेगुलर क्लास लाने वाला हूँ और आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्लास लाऊंगा कि यार यदि आपने एमए हिस्ट्री करने की ठानी है, तो मान लो यार कि आपकी सारा मेहनत जो है ना, इसी से दिखाई देगा। आप लोग इस क्लास को फॉलो करना, आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि 85 टू 90% क्वेश्चन यहाँ से आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है? आगे बात करते हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। वही आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे आपका जो है उस सिटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट की बात हो रही है। सेम इंग्लिश में आपको जो आप बताया गया था आपका ये दोनों चीज़ें, सुमेरियन सोसाइटी और उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में, वही चीज़ यहाँ पे आपकी लिखी गई है। अब बात करते हैं रिलीजन ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी? तो सुमेरियन सभ्यता की अगर धार्मिक सिस्टम की बात करें, तो प्राचीन में मेसोपोटामिया के भूतटीय क्षेत्र में विकसित हुआ था। सुमेरियन धर्म का अध्ययन हमें मुख्यतः इनकी धार्मिक कथाओं, देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि पॉलीथीज्म। सुमेरियन धर्म पॉलीथीज्म पर आधारित था, जिसमें एक से अधिक देवताएं पूजी जाती थी। प्रत्येक नगर राज्य का अपना अपना देवता होता था और उन्हें अपने मुख्य देवताओं में से मतलब दिवालियों में पूजा जाता था। दिवाली मतलब होता है आलय, घर या मंदिर। अगर इनके देवताएं की बात करें, तो एनलिल एनलिल सुमेरियन देवता एनलिल को पृथ्वी के सर्वोच्च देवता के रूप में माना जाता था। उन्हें वायु, हवा और बर्फ के देवता के रूप में भी पूजा जाता था। दूसरा होता है इन्ना या इस्तर, जो कि सुमेरियन समाज में इन्ना या इस्तर एक प्रमुख देवी होती थी, जिन्हें प्रेम, सौंदर्य और युद्ध की देवी माना गया।
धार्मिक रिचुअल्स और पूजा पाठ की बात करें तो सुमेरियन धर्म में विभिन्न रिचुअल्स और पूजा के अनुष्ठान शामिल थे, जैसे कि यज्ञ, अनुष्ठान और प्रतिवर्ष के धार्मिक उत्सव सुमेरियन समाज में सामान्य थी, मतलब कॉमन था। यहाँ के मंदिर और मंदिर के साथ देवालय की बात करें तो नगर राज्यों में मुख्यतः देवालय जिगुरुट के नाम से थे। जिगुराट थे जो ऊंचे पैरामिडियन मतलब ऊंचे ऊंचे शिखर जैसी थी और स्त्री के रूप में थे। ये इबादत और पूजा के लिए स्थल के रूप में सेवित थे। इनके धर्मशास्त्र की बात करें तो सुमेरियन राजा हम्मुराबी ने अपने समय में एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र बनाया, जिसे हम्मुराबी का कानून कहा जाता था। इसमें विभिन्न धार्मिक और सामाजिक निर्देश थे। इस प्रकार से सुमेरन सभ्यता का धर्म समृद्धि, आत्मविश्वास और सामाजिक अनुकरण के साथ जुड़ा हुआ था। उनकी धार्मिक प्रथाएं और रूढ़िवाद समय के साथ साथ बदलती गई, लेकिन इनका प्रभाव मेसोपोटामिया सभ्यता रहा। तो ये आपका इंग्लिश कंटेंट है। आगे बात करते हैं अगर हम, तो कोड ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हम्मुरबी। हम्मुरबी का मेसोपोटामिया सभ्यता में कानून संहिता की बात करें तो मेसोपोटामिया सभ्यता में कानून संहिता का उद्भव हुआ था, जो समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में काम करते थे। इसका एक प्रमुख उदाहरण है हम्मुरबी के कानून, हम्मुरबीज कोड, जो बेबीलोनियन सम्राट हम्मुरबी द्वारा 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी ईसा पूर्व बनाया गया था। हम्मुरबी कानून की कुछ विशेषताएं हैं। इसी कानून की रचना, हम्मुरबी का कानून एक पत्थर पर लिखा गया था और बाबिलोन के मुख्य मंदिर शामास या शामस की मंदिर के सामने स्थित एक स्थान पर रखा गया था। इसमें 282 धाराएं और उनके खगोलीय विश्लेषण होते थे, जो विभिन्न जुर्मों और प्रतिसंधान की स्थिति को व्याख्या करती है। इनकी धार्मिक और सामाजिक न्याय भी हम्मुरबी कानून में जिक्र था। कानून में धार्मिक और सामाजिक न्याय की प्रधानता थी। जुर्मों के लिए सजा, मुकदमेबाजी और जनता के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखती थी। इनके अदालत प्रणाली की अगर बात करें तो कानून में निर्दिष्ट दंड, सजा और अनुष्ठान की विधियां थी। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा तो उसका परिणाम सजा या फिर जीवन में बदल जा सकता था। अगर इनकी सामाजिक विशेषताएं देखें तो कानून में विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए विशेष निर्देश दिए गए थे, जैसे कि आधिकारिक वर्ग के लिए अलग, किसान और व्यापारी वर्ग के लिए अलग। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी विशेष कानून प्रावधान दिए गए थे। यदि हम हम्मुरबी की प्रशासन की बात करें तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक संगठन। हम्मुरबी ने बाबिलोनियन साम्राज्य को संगठित किया और इसे एक शक्तिशाली और समृद्धिशील राज्य बनाने के लिए अपनी नीतियों को अपनाया। इनके अनुष्ठानिक और न्याय, साथ ही अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, साथ ही बाबिलोनियन समृद्धि, हम्मुरबी के कानून और प्रशासन ने मेसोपोटामिया में एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में मदद की और इसने बाबिलोनियन सभ्यता को एक समृद्धि और शासकीय उत्थान की दिशा में आगे बढ़ाया। इस प्रकार से अगर देखा जाए, यदि हम इसकी अर्थव्यवस्था के देखें तो हम्मुरबी ने आर्थिक सुधार के लिए कई पहलुओं पर ध्यान दिया और व्यापार, कृषि और उद्यमिता को प्रोत्साहित भी किया। So Hammurabi, the sixth king of the first Babylonian dynasty, is renowned for his legal code, known as the Hammurabi's Code, and which is one of the earliest and most complete written legal system for ancient Mesopotamia. And the code was created around 1754 BCE and was engraved on a stone monument for public display. And here are the key aspects of Hammurabi's code and his administration, like legal structure, social class distinction, and consumers protection, and the family law, property rights, and legal procedures. Hammurabi's codes provide details on legal procedure and the role of judges. It emphasizes the importance of witness and evidence in determining guilt or innocence. So, administrative of Hammurabi are centralized authority. अगर इसकी बात करें हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की, तो इसकी पहले बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्था क्या थी। फिर बात करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना की विकास किस प्रकार से हो रही थी। इनके इकोनॉमिक्स पॉलिसियाँ, आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार से थी। ह्यूमरबीज Hammurabi's मतलब कि Hammurabi's code and his administrative policy play a crucial role in shaping the Babylonian Empire and leave a significant legacy in the history of law and governance. यदि हम बात करें इसकी राइजिस की, किसकी, किस शीट का,
द राइज ऑफ द कैसिड एंड फॉल ऑफ एसिरियन एम्पायर इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अगर हम इसकी बात करें तो मेसोपोटामिया जिसे फ्रांसीसियों ने मतलब कि मेसोपोटामिया जिसे फ्रांसीसी में दो नदियों के बीच कहा जाता है, एक प्राचीन क्षेत्र था जो आज के इराक के क्षेत्र में शामिल करता था, मतलब शामिल है। और यह दोनों नदियां तिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में विस्तृत था। मेसोपोटामिया में कई सभ्यताएं आई और कई सभ्यताएं गई भी, और वहां कई समृद्धि और पतन के चक्र आए, जिसमें से एक था कैसाइट का उदय। कैसाइट या कश्यप। कश्यप लोगों को मेसोपोटामिया में एक समय में शासकीय शक्ति माना जाता था। मतलब यह कि कैसाइट या कश्यप लोगों को मेसोपोटामिया में एक समय में शासकीय शक्ति माना जाता है, एक समय की। और यह समृद्धि की शक्तियों में से एक थी जो तिग्रिस और यूफ्रेटिस के क्षेत्र में फैली हुई थी। अपना राज्य स्थापित करने में सक्षम भी थी ये, और वे दोनों नदियों के क्षेत्र में अपनी सत्ता बनाए रखने में सक्षम रहे। इनका साम्राज्य समृद्धि, व्यापार और विज्ञान में उन्नति के लिए प्रसिद्ध था। इनका साम्राज्य बाबिलनिया, असीरिया और ईशान के साथ संघर्ष में शामिल हुआ। बाबिलोन की अगर विजय की बात करें इनकी, तो कैसाइट के राजा मुर्दाक, कैसाइट का एक राजा था जिसका नाम था मुर्दाक, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकता है, मुर्दाक नाम था। इन्होंने बेबीलोन को विजय बनाया और अपने साम्राज्य को मेसोपोटामिया के पश्चिमी हिस्से में विस्तारित किया। इससे बेबीलोन एक प्रमुख नगर बन गया और कैसाइट का साम्राज्य और अधिक मजबूत हो गया। इस प्रकार से अगर देखें इसकी धीरे-धीरे पतन जो किस प्रकार से होती है, तो पतन की अगर बात करें तो एशिया की सुप्रमेसी जो कि 775 से लेकर 616 ईस्वी के आसपास की है। एशिया ने कैसाइट के साथ संघर्ष करते हुए अपनी सुप्रमेसी स्थापित की और मेसोपोटामिया के बड़े हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। एस्ट्रियन सेना की शक्ति और उनकी योजनाओं ने इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। निनेवे की गठबंधन और अश्शुरबानी पल, इन्होंने भी इसे कहीं न कहीं असीरियन साम्राज्य के पतन के पीछे का कारण मानी जाती है। साथ ही साथ बेबीलोन का उदय, बेबीलोनियन शासक न्यू बेबीलोन है ये, ठीक है? न्यू बेबीलोन का उदय जो कि 615 ईसा पूर्व को मानी जाती है। बेबीलोनियन शासक नबूपोलसर ने अश्शुरबानीपल को हराया और उन्होंने नेनुआ को ध्वस्त कर दिया, नुनेवा को ध्वस्त कर दिया। इससे असीरियन साम्राज्य का पतन हो गया और बेबीलोन न्यू बेबीलोन साम्राज्य का उभरने का मौका मिला। तो ये आपका क्या है, इंग्लिश कंटेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आपका यूनिट 2 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और हाँ यार, वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यार। और आगे यदि आप लोग को इसके लिए नोट्स चाहिए, आप लोगों को सेमेस्टर वाइज अगर नोट्स चाहिए, तो प्लीज आप ना मुझे 7371975393 पे व्हाट्सएप करना। मैं इस पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ भी बोले हो तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग क्या करें, इस कंटेंट के माध्यम से अपने एग्जाम में सफल हो और अच्छे मार्क्स को हासिल कर सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज इस वीडियो को ना लाइक जरूर करना, कमेंट्स में अच्छे कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।